नमस्कार। आज हम एक ऐसे मामले पर गहराई से बात करने वाले हैं जिसने कई सालों तक भारतीय राजनीति, अर्थव्यवस्था सबको हिला के रख दिया था। हाँ बिल्कुल, 2G स्पेक्ट्रम मामला। जी हाँ, 2G स्पेक्ट्रम मामला। और हमारे पास जो जानकारी हैं, जो स्रोत हैं, उनके आधार पर आज कोशिश करेंगे इसकी परतें खोलने की। और ये वाकई काफी उलझा हुआ मामला है। एक तरफ देखें तो देश को भारी नुकसान के आरोप, और दूसरी तरफ अदालत के फैसले हैं जो कहानी को और भी घुमा देते हैं। बिल्कुल। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। ये स्पेक्ट्रम, ये शब्द हम सुनते तो बहुत हैं, पर ये आखिर है क्या? मतलब आम इंसान कैसे समझे इसे? क्योंकि सारी कहानी तो यहीं से शुरू होती है। बहुत सही सवाल पूछा आपने। देखिए, स्पेक्ट्रम असल में हवा में मौजूद अदृश्य रेडियो तरंगे हैं, फ्रीक्वेंसीज कह लीजिए। अच्छा, रेडियो तरंगे। हाँ, इन्हीं अदृश्य रास्तों पर आप समझिए हमारे मोबाइल फोन की बातें, जी। इंटरनेट का डेटा, टीवी सिग्नल, ये सब दौड़ते हैं। तो ये एक तरह का अदृश्य इंफ्रास्ट्रक्चर है कम्युनिकेशन का। अदृश्य हाईवे जैसा। हाँ, कह सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, ये सीमित है। मतलब ऐसा नहीं कि जितना चाहे उतना हो। अच्छा। और ये एक राष्ट्रीय संपत्ति है, सरकार की संपत्ति। सरकार लाइसेंस देती है कंपनियों को, टेलीकॉम कंपनियों को, कि वो इसका इस्तेमाल करें। समझ गया। तो ये हवा जैसी चीज है, लेकिन लिमिटेड है, और सरकार ऐसे कंपनियों को देती है ताकि वो हमें मोबाइल इंटरनेट सर्विस दे सकें। तो फिर 2008 में क्या हुआ ऐसा कि ये मामला इतना बड़ा बन गया? 2008 में जो यूपीए सरकार थी, उनके दूरसंचार मंत्रालय ने 2G सेवाओं के लिए लाइसेंस बांटने का फैसला किया। और इसके लिए जो तरीका उन्होंने अपनाया वो था पहले आओ पहले पाओ, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या FCFS। पहले आओ पहले पाओ, ये सुनने में तो बड़ा सीधा सा लगता है। मतलब जो कंपनी पहले अप्लाई करेगी उसे मिल जाएगा। इसमें दिक्कत कहाँ हुई? लाइसेंस दिए गए। हाँ। वो कीमतें 2001 में तय हुई थी। क्या 2008 में 2001 की कीमतें? जी हाँ। अब आलोचकों ने कहा कि भाई 2001 से 2008 के बीच टेलीकॉम बाजार कितना बदल गया, कितना बड़ा हो गया, कितना मूल्यवान हो गया। हाँ, वो तो है। तो 2001 की कीमतों पर लाइसेंस देना तो बिल्कुल गलत था। और दूसरा बड़ा आरोप लगा कि ये जो FCFS था ना, इसको लागू करने में पारदर्शिता नहीं थी। मतलब एक तो पुरानी कीमतें जब बाजार बहुत आगे बढ़ चुका था, और दूसरा प्रक्रिया भी साफ सुथरी नहीं थी। तो नीलामी क्यों नहीं की गई? ऑक्शन? यही सबसे बड़ा सवाल उठा। देखिए, दुनिया भर में स्पेक्ट्रम जैसे कीमती संसाधन के लिए नीलामी को ही सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। हाँ, उससे सरकार को पैसा भी ज्यादा मिलता है और पारदर्शिता भी रहती है। बिल्कुल। पर सरकार ने नीलामी नहीं की, FCFS चुना। और आरोप यही लगे कि ये इसलिए किया गया ताकि कुछ खास कंपनियों को, पसंदीदा कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा सके। अच्छा। कहा गया कि अगर नीलामी होती तो सरकार का खजाना कहीं ज्यादा भरता। तो ये नीति और उसका तरीका दोनों ही शक के घेरे में आ गए। अब बात करते हैं किरदारों की। कौन थे वो मुख्य लोग जिनके नाम इस कथित घोटाले से जुड़े? देखिए, सबसे प्रमुख नाम जो सामने आया वो थे उस समय के दूरसंचार मंत्री ए राजा। DMK पार्टी से थे वो। ए राजा? हाँ। उन पर आरोप लगे कि उन्होंने जानबूझकर नियमों को बदला, फेरबदल किया। जैसे? किस तरह के फेरबदल? जैसे आवेदन जमा करने की जो आखिरी तारीख थी, कट ऑफ डेट, हाँ। उससे अचानक बदल दिया गया। ओह। आरोप था कि इससे कुछ कंपनियों को फायदा मिला जो शायद पहले से तैयार बैठी थी। फिर ये भी आरोप लगा कि कौन सी कंपनी लाइसेंस पाने के योग्य है, उसके नियम ही बदल दिए गए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसे कहते हैं, ताकि कुछ खास कंपनियां ही फिट बैठें। आरोप तो यही था। हाँ। कि ये सब कुछ खास कंपनियों को फेवर करने के लिए किया गया। और ये कौन सी कंपनियां थी? कोई जानी मानी बड़ी कंपनियां या नहीं? इसमें कुछ नई कंपनियां भी थीं, जैसे स्वान टेलीकॉम का नाम आया, यूनिटेक का नाम आया। इनके प्रमोटर्स पर बाद में जांच भी हुई। अच्छा। आरोप ये था कि इन कंपनियों को टेलीकॉम का कोई खास तजुर्बा नहीं था, अनुभव नहीं था। फिर भी उन्हें ये कीमती स्पेक्ट्रम मिल गया। और फिर उन्होंने क्या किया? आरोप है कि बाद में इन्होंने विदेशी कंपनियों को अपनी हिस्सेदारी ऊंचे दामों पर बेची और भारी मुनाफा कमा लिया। ओह, मतलब लाइसेंस सस्ते में लिया और फिर महंगा बेच दिया। जी। इसी सिलसिले में शाहिद बलवा, स्वान टेलीकॉम के, और संजय चंद्रा, यूनिटेक के, इन कारोबारियों के नाम आए और इनकी गिरफ्तारियां भी हुई बाद में। और क्या सिर्फ मंत्री जी और ये कारोबारी ही थे या और भी नाम जुड़े? नहीं, मामला और भी फैला हुआ था। एक और बड़ा नाम आया कनिमोजी का। DMK सांसद हैं और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री M करुणानिधि की बेटी। हाँ, उनका नाम भी सुना था। उनका क्या रोल था इसमें? उन पर आरोप लगा कि स्वान टेलीकॉम से करीब 200 करोड़ रुपए कलेगानार टीवी नाम के एक चैनल को ट्रांसफर हुए।
कलेगनार टीवी। हाँ, और इस चैनल में कनिमोजी की हिस्सेदारी थी। तो जांच एजेंसियों जैसे सीबीआई और ईडी ने इसे ऐसे देखा कि ये लाइसेंस पाने के बदले में दी गई रिश्वत हो सकती है, मतलब क्विड प्रो क्वो। 200 करोड़ का ट्रांसफर, ये तो सीधा सीधा रिश्वत का शक हुआ। जी, आरोप तो यही था। और इसी दौरान वो नीरा राडिया टेप्स वाला मामला भी तो गरमाया था, उसका क्या कनेक्शन था इससे? हाँ, वो भी एक बहुत अहम कड़ी थी। नीरा राडिया टेप्स लीक हुए और उससे कॉरपोरेट लॉबिंग का एंगल सामने आया कि कैसे बड़े-बड़े कॉरपोरेट घराने राजनीति को, नेताओं को, यहाँ तक कि कौन मंत्री बनेगा, इसको भी प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। अच्छा। ये टेप्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिकॉर्ड किए थे। इनमें नीरा राडिया, जो एक कॉरपोरेट लॉबिस्ट थीं, उनकी कई बड़े पत्रकारों, नेताओं, उद्योगपतियों से बातचीत थी। तो 2G से कैसे जुड़ाई? पूंजी के संदर्भ में इन टेपों से ये बात उठी कि ए राजा को दूरसंचार मंत्री बनवाने में लॉबिंग हुई थी और फिर नीतियां कैसे बनेंगी उसमें भी दखलंदाजी की कोशिशें हुई। तो इसने एक और परत खोल दी पूरे मामले की। बाप रे, मतलब ये सिर्फ लाइसेंस बांटने की गड़बड़ी नहीं थी, बल्कि इसमें कॉरपोरेट, राजनीति, लॉबिंग, मीडिया सब कुछ उलझा हुआ था। बिल्कुल, ये काफी बहुस्तरीय मामला बन गया था। लेकिन ये सब बातें, ये आरोप, ये जनता के सामने कैसे आए? मतलब वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इस पूरे मामले में आग लगा दी? असली धमाका हुआ 2010 में, जब सीएजी की रिपोर्ट आई। CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। हाँ, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो सरकार के खर्चों का ऑडिट करते हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ये जो पहले आओ पहले पाओ नीति अपनाई गई जी, और 2001 की कीमतों पर लाइसेंस दिए गए, उसकी वजह से सरकारी खजाने को अनुमानित तौर पर 176 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 1,76,000 करोड़ रुपए, ये आंकड़ा तो अविश्वसनीय है। क्या ये पक्का नुकसान था या अंदाजा था? देखिए, ये एक अनुमानित नुकसान था, प्रिजम्पटिव लॉस। सीएजी ने ये कैलकुलेशन इस आधार पर किया था कि अगर यही स्पेक्ट्रम 2010 में जो 3G की नीलामी हुई थी उसके हिसाब से बिकता तो सरकार कितना कमा सकती थी। अच्छा, मतलब तुलना करके बताया। हाँ, अब इस आंकड़े पर बहस बहुत हुई। सरकार ने कहा ये गलत है, बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है, लेकिन रकम इतना बड़ा था 1.76 लाख करोड़ कि इसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। जाहिर है मीडिया में बस यही आंकड़ा छाया रहा और यहीं से ये मामला 2G स्कैम के नाम से सबकी जुबान पर चढ़ गया। समझ गया। तो आंकड़ा भले ही अनुमानित था, पर इसने राजनीतिक तौर पर तो भूचाल ला दिया होगा। बिल्कुल। सीएजी रिपोर्ट के आते ही विपक्ष हमलावर हो गया, संसद चलने नहीं दी। मीडिया ने इसे रोज कवर किया। जनता में भी गुस्सा बढ़ने लगा सरकार के खिलाफ। सरकार पर जबरदस्त दबाव बन गया कि अब कुछ एक्शन लेना ही पड़ेगा। और फिर जांच शुरू हुई होगी, सीबीआई वगैरह। हाँ, दबाव बढ़ा तो मामला सीबीआई को सौंपा गया, केंद्रीय जांच ब्यूरो। उन्होंने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, इन सब के तहत केस दर्ज किया। और ईडी भी थी शायद। हाँ, ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने भी जांच शुरू की, खासकर मनी लॉन्ड्रिंग वाले एंगल से। जी। वो जो कलेगनार टीवी वाला 200 करोड़ का मामला था ना, जी जी, उसकी जांच ईडी ने की। तो जांच में क्या निकला? गिरफ्तारियां हुई? हाँ, 2011 की शुरुआत से गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ। फरवरी 2011 में तत्कालीन मंत्री ए राजा गिरफ्तार हुए। ओ, सिटिंग मिनिस्टर। तब तक वो मंत्री पद से हट चुके थे, लेकिन हाँ, पूर्व मंत्री गिरफ्तार हुए। फिर कनिमोजी की गिरफ्तारी हुई, शाहिद बलवा, संजय चंद्रा, कई ब्यूरोक्रेट्स, कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स, कई लोग गिरफ्तार हुए। काफी बड़ी गिरफ्तारियां थी ये तो। हाँ, और इनमें से कई लोगों को महीनों तक तिहाड़ जेल में भी रहना पड़ा। ये उस समय की बहुत बड़ी राजनीतिक सुर्खियां थीं और बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था। 2 फरवरी 2012 सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। क्या फैसला था? कोर्ट ने ए राजा के कार्यकाल में जनवरी 2008 में जो 122 टेलीकॉम लाइसेंस बांटे गए थे, वो सारे के सारे रद्द कर दिए। क्या? सारे 122 लाइसेंस कैंसिल? ये तो बहुत ही बड़ा कदम था। कोर्ट ने वजह क्या बताई? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि ये जो आवंटन हुआ था FCFS नीति के तहत, ये पूरी तरह से मनमाना था, असंवैधानिक था और जनहित के खिलाफ था। आर्बिट्ररी एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जी, कोर्ट ने कहा कि सरकार जो है वो देश के प्राकृतिक संसाधनों की ट्रस्टी है, रखवाली है, और उससे इन संसाधनों को ऐसे बांटना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो,
जनित सधे। कोर्ट ने साफ किया कि स्पेक्ट्रम जैसे कीमती और सीमित संसाधन का आवंटन नीलामी जैसे पारदर्शी तरीके से ही होना चाहिए था। तो एफसीएफएस नीति को ही गलत मान लिया कोर्ट ने। हाँ, उसे फंडामेंटली फ्लॉड पाया, मौलिक रूप से दोषपूर्ण। इस फैसले का असर क्या हुआ होगा टेलीकॉम सेक्टर पे, उन कंपनियों पर? असर बहुत गहरा पड़ा। कई कंपनियों का बिजनेस भारत में रातों रात रुक गया। सोचिए, लाइसेंस ही कैंसिल हो गए। हाँ, बिल्कुल। इनमें कई विदेशी कंपनियां भी थीं जिन्होंने लाइसेंस पाने वाली भारतीय कंपनियों में भारी निवेश किया हुआ था, जैसे नॉर्वे की टेलीनॉर, यूएई की एतिसलात। उनको तो भारी नुकसान हुआ होगा। बहुत ज्यादा। कुछ ने तो भारत से अपना बोरिया बिस्तर ही समेट लिया। इस फैसले से भारत में निवेश के माहौल पर भी नेगेटिव असर पड़ा। लोग डरने लगे। लेकिन इसका एक पॉजिटिव पहलू भी था। इसने भविष्य के लिए रास्ता साफ कर दिया। अब स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए नीलामी ही तरीका बन गया, जिससे पारदर्शिता बढ़ी। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया को गलत ठहराकर लाइसेंस रद्द कर दिए। लेकिन फिर कई साल बाद निचली अदालत का फैसला आया और वो बिल्कुल उल्टा था। दिसंबर 2017 में सारे आरोपी बरी हो गए। ये कैसे हुआ? हाँ, यही इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला और विरोधाभासी हिस्सा है। करीब 7 साल मुकदमा चला। 7 साल? हाँ, और दिसंबर 2017 में स्पेशल सीबीआई कोर्ट के जज थे ओपी सैनी। उन्होंने ए राजा कनिमोजी समेत जितने भी आरोपी थे सबको बरी कर दिया। कारण? सबूतों का अभाव, लैक ऑफ एविडेंस। सबूतों का अभाव? इतने बड़े मामले में जिसमें सीएजी लाखों करोड़ों के नुकसान की बात कह रही है, सुप्रीम कोर्ट लाइसेंस रद्द कर रही है, उसमें सबूत नहीं मिले। कोर्ट ने कहा क्या अपने फैसले में? कोर्ट ने अपने फैसले में, जो 1500 पन्नों से भी ज्यादा का था, बहुत तीखी बातें लिखी। जज ने कहा कि जो अभियोजन पक्ष था, यानी सीबीआई जी, वो एक भी आरोप साबित करने के लिए कानूनी तौर पर मान्य सबूत पेश करने में बुरी तरह सेल रहा। फैसले में लिखा था कि पूरा मामला अफवाहों, सुनी सुनाई बातों, अटकलों और चीजों की गलत व्याख्या पर आधारित था। जज ने यहां तक लिखा कि मैं 7 साल तक इंतजार करता रहा कि कोई ठोस सबूत लेकर आएगा, पर कोई नहीं आया। ये तो सीबीआई की पूरी जांच पर ही सवाल निशान लगा दिया कोर्ट ने। बिल्कुल, कोर्ट ने साफ कहा कि जांच की क्वालिटी बहुत खराब थी, चार्जशीट ठीक से नहीं बनी थी। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि निचली अदालत का फैसला आपराधिक आरोपों के बारे में था, क्रिमिनल चार्जेस। अच्छा। इसका मतलब ये नहीं था कि स्पेक्ट्रम आवंटन की प्रक्रिया में गड़बड़ी नहीं हुई थी। वो तो सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका था कि प्रक्रिया मनमानी और असंवैधानिक थी। हाँ, ये फर्क जरूरी है। निचली अदालत का कहना था कि भाई प्रक्रिया में गड़बड़ी होना एक बात है और उस गड़बड़ी के पीछे कोई आपराधिक साजिश थी, रिश्वतखोरी थी, ये साबित करना दूसरी बात। और सीबीआई ये दूसरी वाली बात साबित नहीं कर पाई। समझ गया। प्रक्रिया गलत थी, ये सुप्रीम कोर्ट ने माना, लेकिन उस गलती के पीछे कोई क्रिमिनल इंटेंट था, ये सीबीआई कोर्ट में साबित नहीं कर सकी। पर आम आदमी के लिए तो ये समझना बड़ा कंफ्यूजिंग है। बिल्कुल है। ये कानूनी बारीकियां हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत कह रही है प्रक्रिया गलत, और स्पेशल कोर्ट कह रही है कि उस गलत प्रक्रिया को करने वाले अपराधी साबित नहीं हुए। इसी विरोधाभास ने मामले को और उलझा दिया। तो अब क्या स्थिति है इस केस की? सीबीआई और ईडी ने निचली अदालत के इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। तो मामला भी खत्म नहीं हुआ है, वो अभी हाईकोर्ट में चल रहा है। अच्छा, मामला भी जारी है। अब जरा इसके राजनीतिक असर की बात करते हैं। यूपीए सरकार पर क्या प्रभाव पड़ा इसका? राजनीतिक असर तो बहुत ही गहरा पड़ा और बहुत नकारात्मक। 2G स्पेक्ट्रम मामला यूपीए 2 सरकार के समय के सबसे बड़े भ्रष्टाचार के आरोपों में से एक बन गया। इसने सरकार की इमेज को बहुत धक्का पहुंचाया। एक माहौल बनने लगा कि सरकार में पॉलिसी पैरालिसिस है, फैसले नहीं हो रहे और भ्रष्टाचार बहुत है। विपक्ष ने तो फिर इस मुद्दे को छोड़ा नहीं होगा? बिल्कुल नहीं छोड़ा। खासकर बीजेपी ने इसे एक बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। संसद में हंगामा, सड़क पर प्रदर्शन। अन्ना हजारे का आंदोलन भी तो इसी दौरान हुआ था। हाँ, बिल्कुल। अन्ना हजारे के नेतृत्व में जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चला, उसमें भी 2G जैसे मामलों को प्रमुखता से उठाया गया। विपक्ष ने इसे यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार के सिंबल की तरह पेश किया और 2014 के लोकसभा चुनाव तक ये मुद्दा लगातार सुलगता रहा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 2014 में जो यूपीए की हार हुई और बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिली, उसमें 2G स्कैम का भी रोल था? कई राजनीतिक एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं। देखिए, 2G स्कैम, फिर कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला,
कोलगेट, इन सब ने मिलकर जनता के बीच यूपीए सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाया। हाँ, एक परसेप्शन बना। हाँ, भ्रष्टाचार एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया और इसने 2014 के नतीजों पर असर डाला, इसमें शायद ही किसी को शक हो। इसने बदलाव के लिए एक जमीन तैयार कर दी थी। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसी कहानी है जिसमें देश का ऑडिटर जनरल कहता है लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ, देश की सुप्रीम कोर्ट कहती है कि पूरी लाइसेंस प्रक्रिया ही गलत थी, रद्द करो, लेकिन स्पेशल कोर्ट कहती है कि क्रिमिनल केस साबित नहीं होता, सबूत नहीं है। इस पूरी उथल-पुथल से आखिर सबक क्या मिलते हैं? देखिए, सबसे बड़ा सबक तो यही है कि हमारे जो राष्ट्रीय संसाधन हैं, खासकर जो सीमित हैं जैसे स्पेक्ट्रम, उनके आवंटन के लिए नीतियां बिल्कुल साफ होनी चाहिए और प्रक्रिया एकदम पारदर्शी, एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी। एफसीएफएस जैसी नीतियां जहां अधिकारियों के हाथ में ज्यादा ताकत होती है फैसला करने की, वो विवादों को जन्म दे सकती हैं। नीलामी शायद ज्यादा बेहतर तरीका है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा और अब होता भी है। सही बात है। दूसरा सबक जुड़ा है हमारी रेगुलेटरी बॉडीज और जांच एजेंसियों से, उनकी मजबूती और उनकी स्वतंत्रता से। देखिए, सीएजी ने तो अपना काम किया, रिपोर्ट दी, लेकिन जांच और फिर कोर्ट में केस को साबित करने में जो नाकामी दिखी, हाँ, सीबीआई पर सवाल उठे, उससे कई सवाल खड़े होते हैं। हमें शायद अपनी एजेंसियों को और सक्षम बनाने की जरूरत है, खासकर ऐसे जटिल फाइनेंशियल अपराधों की जांच के लिए। और ये जो विरोधाभासी फैसले आए सुप्रीम कोर्ट का और निचली अदालत का, ये भी तो कुछ दिखाते हैं। हाँ, ये शायद ये भी दिखाते हैं कि सच्चाई कई बार कानूनी दांव-पेचों में, सबूतों की कमी बेशी में कहीं उलझ कर रह जाती है। क्या ये वाकई एक घोटाला था जिसमें गुनहगार सबूत न होने से बच गए, या ये एक पॉलिसी फेलियर ज्यादा था जिसे क्रिमिनल रंग दे दिया गया, या सच इन दोनों के कहीं बीच में है? ये बहस शायद चलती रहेगी। ये थी 2G स्पेक्ट्रम मामले की कहानी। इसके तकनीकी पहलू, राजनीतिक असर, कानूनी दांवपेच, सब कुछ हमने छूने की कोशिश की। वाकई एक गहरा और जटिल मामला। उम्मीद है कि श्रोताओं को इस मामले के अलग अलग पहलुओं को समझने में कुछ मदद मिली होगी। और अब जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। इस पूरे प्रकरण से आपके विचार में सबसे बड़ा सबक क्या है? क्या ये सिस्टम की खामी थी जिसे ठीक करना है, या ये व्यक्तिगत लालच और भ्रष्टाचार था जिसे सजा मिलनी चाहिए थी, या फिर ये एक ऐसी कहानी है जिसका पूरा सच शायद कभी सामने आ ही ना पाए? सोचिएगा जरूर।